नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बीएसटीवी स्वयं सिद्धा के इस एपिसोड में एक और महिला अफसर की ऐसी कहानी लेकर आया है जो सफल है, बेमिसाल है और जिन्होंने पहली ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया। बिना किसी कोचिंग के उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की। और सबसे बड़ी चीज कि वो एक अभिनेत्री के तौर पर भी उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने अभिनय किया है। मिलवाएंगे आपको आईपीएस सिमाला प्रसाद जी से, जिनकी भूमिका मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कई प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, बतौर जर्नलिस्ट भी काम किया है और कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। उनका तारुफ मैं करा देती हूँ। मैम, बहुत स्वागत है बीएसटीवी के इस खास पेशकश में आपका। मैम, जिस तरह से देख पा रहे हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा में आपने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी पद संभाला, फिर यूपीएससी क्रैक किया बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी सहारा लिए आईपीएस आप बनी। पुलिस अफसर ही बनने के पीछे की खास वजह? देखिए, पुलिस की एक अपनी अलग भूमिका है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पुलिस में ये होती है कि आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति अगर वर्दी में दिखाई दे रहा है, उसके कंधे पे कितने सितारे हैं, उससे रैंक का अंदाज़ा हो जाता है। और जो एक भरोसा वर्दी दिलाती है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और पद या और किसी चीज़ से हमें अचीव हो पाता है। तो वर्दी में जो ख़ास बात है और जो लोगों की मदद करने की एक आभास एक आम नागरिक में होता है, वो सिर्फ वर्दी दिला पाती है। बिल्कुल मैम, चूँकि आपने समाज शास्त्र से पीजी किया और गोल्ड मेडलिस्ट आप रही हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एकेडमिक्स से यदि कमाल का है तो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा क्वालिफाई करना आसान है? देखिए, हर परीक्षा का अपना अपना एक अलग ओरिएंटेशन होता है। पढ़ाई ऑफ कोर्स उसमें ज़रूरी है, क्योंकि बेस होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा बेस होता है तभी एक अच्छी इबारत हम लोग बना पाते हैं। तो बेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कोचिंग वाले करवाते हैं, और दूसरे अलग अलग एक ओरिएंटेशन एक हर एग्ज़ाम का होता है कि हमें और किन एरियाज़ में ध्यान देना है। तो वो अगर ध्यान दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कठिन है। मैम, चूँकि आपने विदाउट कोचिंग के ये यूपीएससी की तैयारी की, शुरुआत में चूँकि देश की सबसे कठिन परीक्षा ये होती है, 8-8 घंटे लोग मेहनत करते हैं, कैसे शुरुआत की, कैसे आपने इसकी तैयारी की थी? देखिए, देने का इरादा तो इस तरह से था मेरे, क्योंकि परिवार में भी सिविल सर्विसेज से ही हैं, तो एक बैकग्राउंड परिवार से ज़रूर था। और एक ओरिएंटेशन हमेशा एक रहता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि हमें आगे जाके इस एग्ज़ाम में बैठना है या इसको देना है, क्लियर करना है। तो उस ओरिएंटेशन के साथ तैयारी चलती रही। और कोचिंग ऑफ कोर्स, जो लोगों का एक्सपोजर इतना नहीं होता, परिवार से भी इतना एक्सपोजर नहीं हो पाता, कोचिंग डेफिनेटली हेल्प करती है। लेकिन अगर आपका एक्सपोजर है, आपको पता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, प्रक्रिया है। कई बार गांव के भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनको प्रक्रिया ही नहीं पता कि किन स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या आकलन एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आपका किया जा रहा है, और हमें फेज़ पे, किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कई बार वो ओरिएंटेशन ना होने के कारण कोचिंग डेफिनेटली मदद करता है। लेकिन अगर वो ओरिएंटेशन ऑलरेडी आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की इतनी आवश्यकता होती है। बिल्कुल मैम, चूँकि पिताजी आपकी सांसद रहे हैं, माताजी साहित्यकार रही हैं, कभी आपको माता पिता के विषयों में रुचि नहीं रही, या पहले से ही ये तय था कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में ही मुझे जाना है? पिताजी मेरे शुरू में तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही थे, अभी वो राजनीति में चले गए हैं। और जो मेरी माँ हैं वो साहित्यकार हैं, तो साहित्यिक रुचि मेरे अंदर भी है, थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश मैं करती हूँ। और शायद उसी ओरिएंटेशन के कारण जो है वो जो मेरा थिएटर और फिल्मों में एक रुचि बनी हुई है, शायद कहीं ना कहीं से वहीं से मैंने लिया है। मैम, चूँकि थिएटर का आपने जिक्र किया है, आपने कई फिल्मों में अभिनय भी किया, वो प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि दोनों ही बहुत अलग अलग जॉनर की चीज़ें हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरा आपको कथक डांस का भी चूँकि शौक है, काफ़ी डांस का भी शौक है, तो कैसे एक्टिंग को लेकर कैसे प्रेरणा मिली? देखिए, एक हमेशा मतलब मेरा ये मानना है कि को करिकुलर एक्टिविटी डेफिनेटली हर इंसान में होना चाहिए। कुछ ना कुछ आप परस्यू करें, तो चाहे वो म्यूज़िक का हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का हो, या फिर और कोई भी जैसे थिएटर लोग करते हैं, या एक्टिंग में कोई रुचि है। इस प्रकार से किसी की रीडिंग हॉबी रहती है,
तो कुछ ना कुछ हॉबी रहना चाहिए, ताकि वो एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन बना कर रखती है आपका। और जितना दिमाग फ्रेश रहता है और पॉलिश्ड रहेगा, शार्प रहेगा, उतना आप चीज़ों को ग्रहण करने में आसानी रहती है। मैम, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जब बच्चे यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो काफ़ी तनावग्रस्त एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं, 8-10 घंटे की तैयारी कर रहे होते हैं। कैसे आपने वक्त निकाला कि मुझे एक्टिंग भी करना है, डांस भी करना है? देखिए, तनाव में रिसेप्टिविटी और कम हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी और कम हो जाती है। तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करेंगे, उतना आप बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहने के कुछ ना कुछ तरीके सबको ढूंढना चाहिए। चाहे आप किसी फ्रेंड के साथ बात करके आपको स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, कहीं थोड़ा सा आप 5-10 मिनट का एक छोटा सा वॉक ब्रेक ले लीजिए, उसमें आपको स्ट्रेस फ्री महसूस हो रहा है। कुछ ना कुछ एक ज़रिया होना चाहिए जिससे हम हमारे जीवन का जो स्ट्रेस है उसको निकाल पाएँ। बिल्कुल आसान हो जाता है काफ़ी। मैम, चूँकि महिलाओं के लिए हमेशा से दिखा है, आप जब से अफसर बनी हैं, अग्रसरता के साथ काम करते आई हैं। डिंडोरी एसपी जब आप रहीं तो निडर टूरी गैंग आपने एक तैयार की थी, और बैतूल में भी आपने सैनिटरी पैड ग्रामीण महिलाओं के लिए वितरित करवाए थे। तो वो कैसा एक रहा कि आप सॉफ्ट ये कॉर्नर कैसे आता है कि नहीं, पुलिसिंग थोड़ी संवेदनशील भी होना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, पुलिस का मुख्य रोल यही है कि जो आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, उनको तो हमें सुनना ही है, उनकी समस्या का निदान हमें करना ही है। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप लोगों की व्यथा को समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, तो जो इंसान परेशान है उस तक पहुंचना भी हमारा दायित्व है। कई बार लोगों के मन में डर है, भय है, जिसके कारण लोग पुलिस स्टेशन तक या समझ लीजिए एसपी ऑफिस तक आने में कई बार सोचते हैं कि हम जाएं कि ना जाएं, जो हम कह रहे हैं क्या हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, क्या हमें और ज़्यादा परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के भय के कारण लोग न्याय के रास्ते पे चलने से डरते हैं। तो ऐसे जो कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स रहते हैं, उस तक हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जब एक रेपो लोगों के साथ बन जाता है, पब्लिक के साथ बनता है, तो वो अपनी बात को आसानी से कहने में और अपनी व्यथा को हमें समझाने में बड़ा आसान हो जाता है, और कुछ ना कुछ सल्यूशन हम दे पाते हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन चूंकि एक बतौर महिला ये भी सवाल ज़रूर उठता है कि संघर्ष, चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं। बतौर फीमेल आपको लगा हो कि ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है, और कैसे वो प्रेरणा मिली कि नहीं, महिलाओं के लिए मुझे आगे रह के जब मैंने अफसर का पद संभाला तो मुझे ये जिम्मेदारी का निर्वहन करना है? देखिए, चुनौतियाँ सभी के लिए समान हैं। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए ज़्यादा है या पुरुषों के लिए कम है। इस तरीके की मानसिकता महिलाओं को नहीं रखनी चाहिए। एक ओपन फील्ड है, आप अगर काबिल हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। और अगर आपके मन में किसी प्रकार की शंका है, कोई परेशानी है, उसको व्यक्त करने के लिए आपको बिल्कुल आज़ाद महसूस करना चाहिए। जब तक आप अपनी परेशानी को बताएंगे नहीं, उसका निदान कभी नहीं हो सकता। कई बार महिलाओं को देखा गया है, वो परेशानियां अपनी जो हैं अपने तक ही सीमित रखती हैं। कई बार परिवार के सदस्यों को भी नहीं बताती। बहुत ज़्यादा बोलने पर, पूछने पर उनको एक कंफर्ट जोन की आवश्यकता होती है, तब वो खुल पाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि महिलाएं हैं, बच्चे भी इस प्रकार से कई बार मैंने देखा है कि बहुत कम क्राइम रिलेटेड चीज़ों को बता पाते हैं या व्यक्त कर पाते हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए एक उनको कंफर्ट जोन में ले जाना बहुत अति आवश्यक है। तो कोशिश यही की जाती है कि किस तरह से उनके साथ एक तालमेल बनाया जाए, ताकि वो अपनी बात को निर्भीक तरीके से कह पाएँ। बिल्कुल मैम, चूंकि आपने अवेयरनेस की बात कही है, कई लोग नहीं रख पाते इस तरह की बात। वर्तमान में आप एसपी जबलपुर हैं, तो अभी वर्तमान के कार्यकाल में आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई अभियान चलाया जा रहा है या जागरूकता के लिए आपको क्या लगता है, चूंकि मौजूदा परिवेश में अभी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की तो कमी है? देखिए, अवेयरनेस की कमी सभी जगह है। और जैसे अभी आपने कहा कि मैं अभी एसपी रेल का पद अभी संभाल रही हूँ, तो ट्रेन्स में भी हम देखते हैं कि कई बार महिलाएं अकेली सफ़र कर रही हैं। कई बार कुछ ऐसे यात्री होते हैं, वो अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं या सिर्फ वो देख रहे हैं। उनके देखने के ही कारण शायद कोई महिला पैसेंजर असहज महसूस कर रही है। तो एक हेल्प ऐप भी चलाया है रेलवेज़ ने, जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को बोलें, या कई बार महिलाएं सोचती हैं कि हम उसे मना करेंगे तो हो सकता है वो हमारे साथ और अभद्र व्यवहार करे या और बात बिगड़ जाए और 2-4 लोगों में एक सीन क्रिएट हो जाए। तो एक हेल्प ऐप है, उसमें महिलाएं अपना मैसेज के द्वारा भी बता सकती हैं कि मैं फ़लाँ ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ,
मैं फ़लाँ कोच में बैठी हूँ और फ़लाँ व्यक्ति से मैं असहज महसूस कर रही हूँ। तो जो हमारी QIRT टीम्स होती हैं जो ट्रेन्स में एक गार्ड के रूप में चलती हैं, वो उस महिला को अटेंड करती हैं, या आप नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे तो आप GRP का जो फोर्स रहेगा वो उस महिला को अटेंड करके और समस्या का हल हो सकता है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं हर जगह, पुलिसिंग में भी यही प्रयास हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। किस तरह से हम अपनी सर्विसेज को मतलब बिना महिला के थाने आए हुए ही हम ऐप के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए किस तरह लोगों का तक पहुँचें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मैम, चूंकि इस सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच एक सवाल उठता है कि अमूमन अपराधी तेज तर्रार अफसर से काफ़ी खौफ खाते हैं। आप इतनी खूबसूरत हैं मैम, अपराधी आपसे डरते हैं, खौफ खाते हैं? बिल्कुल खौफ खाते हैं। मैं जितने भी ज़िले में रही हूँ, आप एक बार पूछें लोगों का तो यही कहना है कि अपराधों पे नियंत्रण का मेरा एक मतलब प्रयास ज़रूर रहता है, और कोई भी व्यक्ति हो आपकी काबिलियत ही देखता है। तो महिलाओं को मतलब वर्दी सिर्फ वर्दी होती है, उसमें कोई महिला या पुरुष नहीं होता। एक अधिकारी है, एक आप पद पे हैं, आपके अंदर काबिलियत है, तो आपका आकलन महिला या पुरुष में नहीं होता, एक अधिकारी के ही रूप में होगा। और ये और भी फील्ड में मायने रखता है ये चीज़। अगर आप काबिल एक रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो ये कोई देखेगा नहीं कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं। आप कितने काबिल हैं, वो काबिलियत जो है वो आपकी महिला या पुरुष होने से ऊपर हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, चूंकि मैम आपकी खूबसूरती की बात निकली है, आपने 2 महत्वपूर्ण फिल्मों में, आलिफ में और नक्काश में अपना अभिनय किया है। दोनों ही फिल्मों में, एक फिल्म में आपने पत्रकार का कैरेक्टर भी किया है। जयगम जी चूंकि जो डायरेक्टर हैं वो पहले पत्रकार भी रहे हैं, तो पहले से परिचय था। कैसे ये फिल्में ऑफर हुई आपको? एक्चुअली मेरी मदर राइटर हैं और जयगम जी भी राइटर हैं, उनकी भी 2-3 बुक्स पब्लिश्ड हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। वो मेरी मदर से मिलने के लिए आए हुए थे और कोइंसिडेंटली मैं भी उस दौरान दिल्ली में थी। तो उनसे मुलाकात हुई और फिर चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं एक अलिफ नाम की एक फ़िल्म बना रहा हूँ, जिसमें मदरसा वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन को लेके एक थीम है और इसमें एक छोटा सा रोल है, तो क्या आप करेंगी? तो मेरी मदर ने भी मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मैं थिएटर वगैरह पहले कर चुकी थी। तो फिर मुझे भी लगा कि अगर इस तरह की फ़िल्म है जो लोगों को जागरूक कर पाएगी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक फ़िल्म दे रही है, तो डेफिनेटली उसका हिस्सा मैं बनना चाहूँगी। मैम, लेकिन यदि दोनों ही खैर अलग अलग जोनर की फील्ड है तो कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि बेहतर प्रदर्शन देखा जाए एक IPS अफसर और एक एक्ट्रेस के तौर पे, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को किस भूमिका में देखना पसंद कर पाती हैं? देखिए, फ़िल्म बतौर तो मैंने एक तरीके से जैसे कोई हॉबी परस्यू करता है उसी तरीके से लिया है फ़िल्म को। और फ़िल्म में काम करना एक छोटा सा एक ब्रेक होता है मेरे लिए। पर डेली जो हूँ मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, कोई ना कोई जो मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है उसका निर्वहन मैं कर रही हूँ। तो डेफिनेटली चीज़ें तो अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य डेफिनेटली दोनों फील्ड्स का एक ही होता है कि आप आए हैं, आपने सर्विस ज्वाइन की है, आप चाहते हैं कि आप समाज को कुछ देकर जाएं, जो हमने देखा है उससे शायद और बेहतर समाज हो पाए। और फिल्म में भी यही एक उद्देश्य है कि जो मैसेज फिल्म दे रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग उसे देखें, समझें और बहुत सारे सवालों के जवाब जो हमें अक्सर नहीं मिल पाते हैं वो इस फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचें। मैम, चूँकि बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं, आपने ढेर सारा काम अपने इंडस्ट्री में किया है, लेकिन यदि एक आम लड़की को सिमाला जी जैसे बनना है तो वो उसे क्या करना चाहिए कि वो सिमाला जी जैसा एक अभिनय इस समाज में कर पाए? देखिए, कुछ नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। जो चॉइसेस हम ज़िंदगी में लेते हैं वो चॉइसेस हम खुद ले रहे हैं, इसका भरोसा हमें ज़रूर होना चाहिए। कई बार, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अभी जैसे मेकअप रूम में कुछ बच्चियां तैयार हो रही थीं, तो एक लड़कियों में आदत होती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ, मैं ठीक तो तैयार हुई हूँ, मैं ठीक तो पहना हुआ है मैंने। ये डाउट हमें नहीं होना चाहिए। जो सेल्फ डाउट की स्थिति है वो बिल्कुल हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो हम हैं, जैसे आप तैयार हुए, आप अपने रुचि के अनुसार तैयार हुए, रुचि के अनुरूप आपने लाइफ में डिसीजंस लिए हैं
और वो डिसीजन सही हैं, इसके लिए आप मेहनत निरंतर करते रहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरों की वैलिडेशन की या दूसरों की ओपिनियंस की ज़रूरत होती है। मैम, एक सख्त आईपीएस अफसर के तौर पर आप जानी जाती हैं, लेकिन आप संवेदनशील भी काफ़ी हैं। आपने अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी लोगों की मदद भी की है। लेकिन यदि हम बात पुलिसिंग की करें तो एक संवेदना होना ज़रूरी है या सख्ती होना ज़रूरी है? देखिए, लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। संवेदनशील उन लोगों के लिए होना बहुत ज़रूरी है जो अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, और सख्त होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अपराधी किस्म के हैं, लोगों को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो दोनों का बैलेंस, और कब किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे शस्त्र तो बहुत हैं, अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं, वो हमने अर्जित कर लिए हैं हमारी मेहनत से, लेकिन कब किस शस्त्र का उपयोग होगा ये निर्णय हमें लेना है। तो इस निर्णय लेने का सामर्थ्य जो है वो तब आएगा जब आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को समझेंगे, लोगों से इंटरैक्ट होंगे और चीज़ों को समझेंगे। मैम, चूंकि संघर्ष और चुनौती को लेकर हमेशा महिला के लिए ये एक बड़ा सवाल हो जाता है, मैं भी एक महिला हूं तो मेरा भी ये व्यक्तिगत एक सवाल है कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान कभी एक वो लम्हा आया हो तब आपको लगा हो कि नहीं, ये मेरी बस की बात नहीं है, गिव अप करने वाली जैसी सिचुएशन, या जिस संवेदनशीलता की मैं चूंकि बात कर रही थी, कोई ऐसा केस सामने आया हो जो आपको बहुत दुखी कर दे या आप इमोशनल हो जाए, ऐसी कोई घटना, कोई जिक्र, कोई वाकया ऐसा कुछ हुआ हो? देखिए, ऐसे पुलिस में बहुत केसेस होते हैं। एक रिसेंटली मैं कहूँगी कि मतलब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन कभी मैं इमोशनल नहीं हुई। लेकिन जब मैं अभी रिसेंटली बैतूल में थी तो एक 70 साल की महिला के साथ रेप का केस हुआ, और वो महिला अपने घर जा रही थी और एक रैंडम गाड़ी वाले ने, एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने उनको कहा कि अम्मा जी मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। उन्होंने लिफ्ट के बहाने उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाया और उस महिला को लेकर, और जो है वो काफ़ी दूर तक निकल गया, और वो महिला चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन एक गाड़ी में रेप हुआ उस महिला के साथ और उसको सड़क के किनारे छोड़ दिया। ये केस था, ये टफ भी था क्योंकि हमें पता नहीं था। बैतूल जैसी जगह थी जहाँ पे घटना घटी थी, वहाँ कैमरे भी नहीं थे। तो फिर मोबाइल लोकेशन जो हम लोग टेक्निकल एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं, तो फिर एक भोपाल का टैक्सी ड्राइवर निकला जो नागपुर से लौट रहा था, तो बैतूल होते हुए वो गुज़र रहा था, और तब उस महिला को, वृद्धा ने जो अपनी व्यथा सुनाई है, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी। तो जब उस आरोपी को पकड़ लिया तो मैंने कहा कि आप मतलब कैसा लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा कि आज मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन जो है वो सार्थक हो गया, क्योंकि एक इतनी बृहद घटना उनके साथ घटी थी कि वो कह रही थी कि पता नहीं, मुझे लगता था कि मैं इस घटना के साथ जी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी। पर जब उन्होंने सामने आरोपी को साक्षात खड़े होकर देखा तो एकदम व्हील चेयर पे आई थी और एकदम खड़ी हो गई, एकदम कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छी मेमोरीज आपको क्रिएट करती हैं, और उस दिन आपको लगता है कि हाँ, वास्तव में आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैम, चूंकि 21वीं सदी में हम मॉडर्निज्म की बात करते हैं, मौजूदा परिवेश की यदि मैं बात करूं, लगातार हम जागरूकता की भी बात कर रहे हैं, क्या लगता है बतौर महिला आपको अभी और क्या कुछ परिवर्तन होने की समाज में ज़रूरत है? चूंकि बदल तो रहा है हमारा देश, लेकिन क्या कुछ और परिवर्तन? देखिए, महिलाएं अब आजकल सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं, और ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चेंज है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उसको बहुत ही कसे हुए चश्मे से देख रहे हैं महिला को, कि महिला हैं। अगर मैं देखती हूँ कई बार सबऑर्डिनेट स्टाफ्स पे भी कुछ छोटी सी भी गलती अगर हो जाती है, हो सकता है वो गलती पुरुष से भी हो जाए, लेकिन वो छोटी गलती महिला द्वारा हुई, ये बड़ा एक उसकी जो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं उसको कवर कर देता है। तो एक न्यूट्रल चश्मे की ज़रूरत है जिससे हम महिला और पुरुष दोनों को देखें, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को देने की आवश्यकता है। महिलाएं बहुत मेहनत कर रही हैं और मुझे लगता है कि वो मेहनत कहीं ना कहीं साकार रूप में दिखाई भी दे रही है। और जो एक सेल्फ डाउट जो मैंने आपसे कहा,
वो महिलाएं अपने छोड़ दें कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर जाऊं, या कुछ हो सकता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट कोई केस है। कई बार ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट स्टाफ अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता कि पता नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक और मैं वाकया सुनाना चाहूँगी। मैं प्रोबेशनर थी इंदौर में, तो एक महिला आई थाने पर, और बहुत एक गांव की महिला थी। तो उसने एक हेड कांस्टेबल थी महिला हमारे थाने में, तो उससे पूछा कि भाई आप तो, वो काफ़ी लंबे टाइम से उसी थाने में पदस्थ थी, और तो गांव की महिला आके पूछ रही थी कि आप कौन नए थानेदार साहब आ गए हैं। तो उसने हवलदार ने बताया कि मैडम आई हैं, आईपीएस प्रोबेशनर हैं, वो थानादार पीरियड अभी रहेगा, 3 महीने मैडम रहेंगी। तो वो बड़ी हैरानी से उससे सवाल पूछ रही थी कि क्या मैडम पूरा थाना संभालेंगी, पूरा एरिया, मतलब बड़ी हैरानी हो रही थी उनको, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। तो अब ये एक पॉजिटिव चेंज आया है कि महिलाएं हर जगह दिख रही हैं, काम कर रही हैं, और बहुत अच्छे बड़े बड़े पदों पर रहकर और अच्छा संभाल रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। इससे लोगों में, जो महिलाएं हैं, जो इच्छुक हैं, जो आगे आना चाहती हैं, डेफिनेटली उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो आगे आएंगी। सिमाला जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रही थी कि डिंडोरी एसपी जब आप रही थी, तो आपने महिला सशक्तिकरण के लिहाज से निडर टूरी ब्लू गैंग का एक वहाँ पे शुरुआत की थी। क्या कुछ ये गैंग है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य, विस्तार से बताइएगा। ब्लू गैंग मैंने डिंडोरी में शुरू किया था। डिंडोरी चूँकि एक आदिवासी बहुल ज़िला है, तो वहाँ पे कच्ची शराब बनाने का और सेवन करने का बहुत ज़्यादा एक कल्चर है। तो काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो इससे प्रताड़ित रहती हैं, क्योंकि जो छोटी सी आमदनी वहाँ के आदिवासी लोगों को होती है मजदूरी करके, वो सब पीने में चली जाती थी। और पीने के बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो एक महिलाओं का एक ग्रुप मेरे पास आया था। मैं किसी जनसंवाद कार्यक्रम में बजाग थाना क्षेत्र में मैं गई हुई थी, वो भी एक आदिवासी क्षेत्र है। तो वहाँ कुछ महिलाएं 3-4 मेरे पास आईं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक समूह बना लें, और हमारे चूँकि गांव में बहुत ज़्यादा शराब वगैरह का सेवन है और बहुत ज़्यादा बिकती है, अवैध तरीके से भी बिकती है, घर घर में शराब बन रही है, कच्ची शराब जो होती है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने सामने आके मुझे आइडिया दिया था, और फिर हमने एक पूरे ज़िले में एक महिलाओं का ग्रुप बनाया, और ये सारी आदिवासी महिलाएं हैं जो गांव-गांव में जाती हैं, और अपनी गोंडी भाषा में ही उन्होंने गाने भी बना रखे हैं। गानों के माध्यम से भी वो लोगों को प्रेरित करती हैं कि शराब जो बनाना है और पीना है उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने शुरू किया, तो बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, और इससे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी काफ़ी कमी आई ज़िले में। और फिर ये सेम मॉडल मैंने बैतूल में भी रेप्लिकेट किया, तो वहाँ पे भी एक ग्रुप बना, और वहाँ की भी महिलाएं जुड़ी, और बहुत सारा जहाँ पे भी शराब अवैध रूप से बिक रही है, बन रही है, तो उसकी सूचना जो है वो पुलिस तक वो महिलाएं देती थीं। पुलिस उनके साथ जाकर रेड डाल रहे हैं, और तो महिलाओं में भी एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, हम शराब बनने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। ऐसी कई महिलाओं ने अपने गांव को जो है शराब मुक्त भी घोषित करवाया। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था। मैम, चूंकि पुलिस अफसर आप खुद भी रही हैं, लेकिन जिस तरह से जागरूकता की आपने बात कही कि अब महिलाएं थाने में निसंकोच पहुंचती हैं, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि महिला पुलिसिंग की जैसे एक सेफ जॉब माना जाता है कि लड़कियों के लिए टीचिंग ही होता है, महिला पुलिस अफसर को लोग देखते हैं तो बड़े चौकन्ने हो जाते हैं। महिला पुलिसिंग में ऐसे क्या बदलाव आप देख पा रही हैं, या क्या बदलाव होने की अभी ज़रूरत है कि महिलाएं इस तरह के जॉब्स के लिए भी अपने आप को समझें कि नहीं, मैं भी पुलिस अफसर बन सकती हूँ? देखिए, एक समाज का नज़रिया है जो हमें बदलने की आवश्यकता है, और वो तभी बदलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वो देखेंगे उच्च पदों पर। जैसे डिंडोरी में मैं पहली महिला एसपी थी, इसके पहले कोई महिला एसपी वहाँ रही नहीं थी, तो लोगों में बड़ा एक चर्चा का विषय था कि पहली महिला एसपी आई हैं ये, और लोगों में संदेह भी था, पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी, चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है वो। उसके साथ ही साथ जैसे बैतूल था, तो बैतूल में भी मैं पहली महिला एसपी थी। तो जब हम किसी भी नए जगह जाते हैं तो लोगों में, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है इसलिए उनमें संदेह है, पर जब वो काम करते हुए आपको देखते हैं और जब वो आकलन करते हैं कि नहीं ये तो पुरुषों से भी बेहतर है, तब वो बात निकल कर आती है। तो
देर सिर्फ इसी बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें करके दिखाना है। ये एक संकल्प महिलाओं में होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म के साथ एक सकारात्मक बदलाव हम देश में देख पा रहे हैं, समाज में देख पा रहे हैं। मैम, चूंकि एक आखिरी सवाल कि BSTV के इस समय लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक मैसेज हमारे समाज को, खास तौर पर महिला दर्शकों को। महिला दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और आप जो कर रहे हैं उसमें पूरा भरोसा रखिए कि आप ज़रूर कर पाएंगे उस चीज़ को, और आपसे अच्छा वो चीज़ और कोई कर नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो डेफिनेटली कुछ आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस इनकलकेट करना चाहिए, और ये एक डेली की प्रक्रिया है। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाए रखना, अपने आप को याद दिलाते रहना कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो ये आप अपने आप को डेली याद दिलाते रहें तो डेफिनेटली बहुत आगे तक निकलेंगे। बिल्कुल, और उसका जीता जागता उदाहरण सिमाला प्रसाद जी भी हैं, जो कि एक सफल महिला है, जो इस समय समाज में आइडल के तौर पर भी जानी जाती हैं। तो स्वयं सिद्धा हमेशा ही एक ऐसी स्टोरी लेकर आता है जो संघर्ष के पीछे पूरी सफलता की क्या कुछ महिला की कहानी है। तो स्वयं सिद्धा में फिलहाल इतना ही, और अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ हम मुलाकात आपकी करवाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।